2015 का साल, मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश यमन, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन मार्च 2015 में हालात अचानक कंट्रोल से बाहर हो गए। हूथी रेबल्स और गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच एक फुल स्केल सिविल वॉर शुरू हो चुका था। कैपिटल सना, पोर्ट सिटी एडन, कोस्टल एरियाज, हर जगह रिलेंटलेस एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड फाइटिंग और लगातार फियर। इंसानों के जीवन की कीमत रोज बढ़ रही थी। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर पड़ा सिविलियंस पर। एयरपोर्ट्स बंद, सी पोर्ट्स अनसेफ, रोड्स पर चेक पॉइंट्स, फायरिंग और शेलिंग डेली रूटीन बन चुके थे। आम लोग अपने घरों में बंद थे, बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इस बीच यमन में फंसे थे 5,000 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सेज, आईटी प्रोफेशनल्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पूरा फैमिलीज, छोटे बच्चे, एल्डरली और प्रेग्नेंट वुमेन। हर किसी के चेहरे पर डर और अनसर्टेनिटी की झलक थी। जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती गई, इंडियन एम्बेसी के पास डिस्ट्रेस कॉल्स की भारी भीड़ बढ़ती गई। सना में इंडियन मिशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहा था। इंटरनेट अनस्टेबल, मोबाइल नेटवर्क्स अनरिलायबल, लोकल ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट कोलैप्स। कई लोग एम्बेसी तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। 28 मार्च 2015 भारत सरकार ने फैसला लिया। सिर्फ एडवाइजरी काफी नहीं थी। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो कैजुअल्टीज निश्चित थीं। यहीं से एक्टिवेट हुआ एक फुल स्केल इवैक्यूएशन मिशन। नाम दिया गया ऑपरेशन संकट मोचन। प्लानिंग 2 पैरेलल ट्रैक्स पर हुई, एयर इवैक्यूएशन और सी इवैक्यूएशन। एयर रूट सबसे रिस्की था। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ही मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स का टारगेट बन चुका था। रनवे डैमेज्ड, एयर स्पेस अनसर्टन, हर लैंडिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क था। इंडियन एयरफोर्स की C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए। पायलट्स को क्लियरेंस मिलता था रियल टाइम इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा के आधार पर। कभी कभी लैंडिंग परमिशन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। एयरक्राफ्ट उतरता, पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते और बिना डिले के टेक ऑफ। ग्राउंड पर एम्बेसी स्टाफ और वॉलंटियर्स लिस्ट्स वेरीफाई कर रहे थे। प्रायोरिटी क्लियर थी, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, इंजर्ड। लिमिटेड सीट्स, हाई प्रेशर, इमोशनली टफ डिसीजंस। कभी कभी ऑफिसर्स को डिसीजंस लेना पड़ता था जो लिटरली लाइफ और डेथ के बराबर थे। पैरेलली सी रूट एक्टिवेट हुआ। इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और सपोर्ट शिप्स रेड सी के थ्रू यमन पोर्ट्स की तरफ मूव करते, एडन, हुदैदा। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन हर मिनट बदल रही थी। नेवल शिप्स शोर से दूर एंकर करते, स्मॉलर बोट्स के जरिए सिविलियंस को शिप्स तक लाया जाता। प्रोसेस स्लो, रिस्की, क्योंकि कोस्टल एरियाज तक फायरिंग और शेलिंग हो रही थी। कई सिविलियंस ट्रेम्बलिंग थे, लेकिन सुरक्षित रहना उनका अल्टीमेट गोल था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल स्टॉप था जिबूती। इवैक्यूईज यहां मेडिकल एड, फूड, वाटर, रेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करते। टेम्पररी कैंप सेटअप किए गए, फिर उन्हें इंडिया या उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज भेजा गया। ऑपरेशन संकट मोचन सिर्फ इंडियंस तक सीमित नहीं था। इंडिया ने ऑफिशियली डिसाइड किया, जो भी फ्रेंडली फॉरेन नेशनल्स मदद मांगेंगे उन्हें भी इवैक्यूएट किया जाएगा। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, फ्रांस और कई अफ्रीकन नेशंस के लोग भी शामिल थे। इंटरनेशनल लेवल पर यह डिसीजन काफी अटेंशन में आया, क्योंकि कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने इवैक्यूएशन के लिए इंडियन रिसोर्सेज पर डिपेंड कर रहे थे। कम्युनिकेशन भी एक बड़ी चैलेंज थी। यमन के अंदर टेलीकॉम नेटवर्क्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके थे। एम्बेसी ने सैटेलाइट फोन्स इस्तेमाल किए। नेवी एयरफोर्स के सिक्योर चैनल्स हमेशा एक्टिव रहे। हर कॉन्वॉय, हर फ्लाइट, हर शिप मूवमेंट लाइव रिस्क असेसमेंट के बाद एग्जीक्यूट हुआ। ऑपरेशन लगभग 10 दिन चला। मल्टीपल एयर सॉर्टीज, मल्टीपल नेवल मूवमेंट्स, टोटल 5,600 से ज्यादा लोग सेफली इवैक्यूएट हुए। और सबसे रिमार्केबल बात, कोई मेजर कैजुअल्टी नहीं हुई। ऑपरेशन संकट मोचन ने साबित किया, इवैक्यूएशन सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये प्लानिंग का टेस्ट है, इंटेलिजेंस का टेस्ट है, लीडरशिप का टेस्ट है और ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन का टेस्ट। इंडिया ने दिखाया कि क्राइसिस में सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, लीड करता है। आज ऑपरेशन संकट मोचन सिर्फ एक पास्ट इवेंट नहीं, ये फ्यूचर रेस्क्यू मिशंस का ब्लूप्रिंट बन चुका है। नेचुरल डिजास्टर हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एक बात क्लियर है, जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं तब भी एक देश अपने लोगों तक पहुंच सकता है। और यही वजह है, ऑपरेशन संकट मोचन सिर्फ मिलिट्री सक्सेस नहीं, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप की मिसाल है।